चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सो सबसे पहले फोर्स क्या होता है? A push or a pull applied on an object. A push or pull on an object is called force। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्या करते हैं, पुश करते हैं या पुल करते हैं, ठीक है, ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, अब दो टाइप की फोर्स आपने पहले पढ़ी थी, याद करो क्या क्या? बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स हम किसे कहेंगे? फोर्स की ऐसा यूनिट पता है आप सबको? ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। क्लियर? ऐसा यूनिट आपकी न्यूटन। तो सपोज ये बॉक्स है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं यहां से 5 न्यूटन का, और इधर से फोर्स लगा रहे हैं हम सपोज 3 न्यूटन का। क्लियर? तो ये बैलेंस फोर्स है, अनबैलेंस फोर्स है? फोर्स, उससे पहले क्या जानो, फोर्स आपकी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? फोर्स क्या है आपकी? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब कि इसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी है। क्लियर? फोर्स के पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है। क्लियर? तो अगर ये दोनों अपोजिट साइड से लग रही हैं, तो जो इधर फोर्स लग रही है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और जो अपोजिट साइड से लग रही है फोर्स उसको नेगेटिव लेंगे, और इन दोनों को क्या करेंगे? आपस में ऐड। फोर्सेस ऑलवेज ऐड अप होती हैं। ठीक है, उसकी डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए उसका नेगेटिव लिया, और अब जब सॉल्व करेंगे हम इन्हें तो क्या आ जाएगा? 5 - 3 यानी कि 2 न्यूटन। क्लियर? फाइनली 2 न्यूटन आ गया, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट अब फाइनली इस तरफ मूव करेगा विद अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। सपोज इधर 3 होती और इधर 5 होती, तब क्या होता आपका? तब आपका 3 प्लस -5 हम करते, यानी कि 3 - 5 होता, और क्या आ जाता? -2 न्यूटन। अब -2 न्यूटन का मतलब क्या है कि अब आपका ऑब्जेक्ट 2 न्यूटन की फोर्स से मूव करता इस तरफ। यहां पर हम -2 नहीं बताते। देखो फिजिक्स में माइनस का रोल क्या है? फिजिक्स में माइनस का रोल है डायरेक्शन बताना। क्लियर? अगर कोई आंसर नेगेटिव में आ रहा है फिजिक्स में, इसका मतलब है जिस तरफ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके अपोजिट साइड आपका मोशन है या फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब जैसे एक्सेलरेशन आपकी नेगेटिव आती थी, उसका मतलब क्या था कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। क्लियर? यानी आपका ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन इस तरफ लग रही है अपोजिट डायरेक्शन में उसकी। क्लियर हुआ? तो ये कौन से फोर्सेस हो गए आपके? अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स कब होता है? जब दो फोर्सेस या दो से ज्यादा फोर्सेस का जो नेट फोर्स आता है, यानी सॉल्व करने पर अगर वो 0 नहीं है, तो हम उन फोर्सेस को क्या बोलते हैं? अनबैलेंस फोर्स। और अनबैलेंस फोर्स की हेल्प से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं बताओ? किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को मोशन से रेस्ट में ला सकते हैं, किसी की डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं, या स्पीड और शेप, हम स्पीड तो हो गया ना, मोशन चेंज कर सकते हैं, शेप और साइज चेंज कर सकते हैं हम। क्लियर? जो कि हम फोर्स से भी कर सकते हैं। फोर्स से भी क्लियर है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स लगा रहे हैं तो क्या क्या चेंज हो सकता है? पहली चीज, वी कैन चेंज द रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी। क्लियर? वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वी कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। क्लियर? तो ये 4 चीजें हम फोर्स की हेल्प से चेंज कर सकते हैं। क्लियर? और यही चीजें हम अनबैलेंस फोर्स से भी कर सकते हैं। नाउ अनबैलेंस क्लियर हो गया। दूसरा टाइप कौन सा होगा आपका? बैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड में क्या फर्क है? जब नेट फोर्स 0, बैलेंस नाम से क्लियर है, वेइंग बैलेंस तो सुना ही है सबने। जब दोनों तरफ से क्या हो जाए? इक्वल फोर्स लग जाए। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इधर से 5 न्यूटन लग रहा है और इधर से भी 5 न्यूटन लग रहा है आपका फोर्स, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा आपका? 0। तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा किसी भी तरफ? ये वहीं पे ही रहेगा। अगर आप दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगा रहे हो तो नेट फोर्स आपका 0 हो जाएगा। तब हम उन फोर्सेस को क्या बोलेंगे?
बैलेंस फोर्सेस। और उस टाइम पर आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा, मतलब उसका मोशन चेंज नहीं होगा। क्लियर? सिर्फ हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। क्या क्या चेंज कर सकते हैं? डायरेक्शन एंड शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जैसे बैलून को हम दोनों तरफ से प्रेस कर रहे हैं तो क्या होगा, उसकी साइज बढ़ेगा, उसका साइज क्या होगा, बीच में से पतला होता जाएगा और ऊपर से लंबा होता जाएगा, साइज और शेप आपके चेंज होते जाएंगे। स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज को दोनों तरफ से आप पुश कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा वो, ठीक है, साइज चेंज हो गया, बट फोर्सेस क्या है वहां पे, आपकी बैलेंस फोर्सेस है। क्लियर हुआ? याद रहेगा, बैलेंस फोर्सेस और अनबैलेंस फोर्सेस। क्लियर? चैप्टर 9 फर्दर आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से कितने लॉज हैं टोटल? 3 लॉज हैं। फर्स्ट लॉ किसके ऊपर डिपेंड है? इनर्शिया के ऊपर। इनर्शिया के ऊपर। तो पहले फर्स्ट लॉ से पहले क्या पढ़ना जरूरी है? इनर्शिया। सो इनर्शिया का मतलब क्या है? Inertia is the property of an object which resists the change of its state of rest or of uniform motion. ठीक है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट पर है, ठीक है, 10 kg का है, आपको उसको मूव करवाना है तो क्या करोगे? फोर्स अप्लाई करोगे, ठीक है, मूव हो जाएगा। क्लियर? थोड़ा बहुत रोकेगा, थोड़ी ज्यादा आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, मूव हो जाएगा। 10 kg की जगह क्या हो गया, सपोज 100 kg का ऑब्जेक्ट है, अब इसको मूव करवाना चाहते हो तो क्या होगा? इजीली करवा दोगे? मूव कैसे हो जाएगा? मूव हो जाएगा, बस थोड़ी फोर्स एक्स्ट्रा लगेगी। बहुत ज्यादा फोर्स या बहुत ज्यादा आदमी लगाने पड़ेंगे, 2-3 आदमी मिलके आप मूव करवाओगे तो हो जाएगा। क्लियर? सो क्या डिफरेंस हुआ 10 kg और 100 kg के बीच में? उसका इनर्शिया ज्यादा हो गया। क्लियर? इनर्शिया मतलब वो क्या कर रहा है, अपने आप को रोक रहा है मूव होने से। क्लियर? और ऐसे इसका अपोजिट कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता है, आप कितनी फोर्स लगाओ वो अपने आप को पहले रोकेगा, ठीक है, कि आप उसे रोक नहीं पाओ। आई बात समझ में? कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे रहना चाहता है, ठीक है, जब तक आप उससे ज्यादा फोर्स ना लगा दो। क्लियर? तो उस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया के अब डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे फिर? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच रेजिस्ट इट्स चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहता है, वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाहता। अब यहां पे इतनी सारी चेयर्स हैं, तुम बैठे भी हो उसके ऊपर, तो चेयर क्या अपने आप मूव करेगी? नहीं, चेयर मूव नहीं कर सकती। ठीक है? कब तक? जब तक आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ। ठीक है? और एक्सटर्नल फोर्स भी कितना? उसके इनर्शिया से ज्यादा आपको लगाना पड़ेगा। जितना वो रोक रहा है उससे ज्यादा अगर आप फोर्स लगा दोगे तब वो मूव करेगा, अदरवाइज वो मूव नहीं कर सकता। क्लियर हुआ? आगे समझ में? नाउ अब इसी के बेसिस पे आपका फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ को हम जनरली क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है? सो फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? स्टेटमेंट, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाए। क्लियर? टू चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, कि उसकी स्टेट चेंज करने के लिए, और वो अप्लाइड फोर्स आपकी क्या होनी चाहिए? उसके इनर्शिया से ज्यादा होना चाहिए, ये जरूरी है, अदरवाइज उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर? अब ट्रेन के सामने कोई एक पत्थर रख दो छोटा सा, तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उससे क्रॉस करके आगे चली जाएगी। ठीक है? कोई स्पीड में फर्क नहीं आएगा ट्रेन की।
आया समझ में? तो हमें और कोई बड़ा आ जाए तो क्या होगा? ट्रेन एक्सीडेंट भी हो सकता है, ठीक है, खैर वो मत करवाना कभी, ठीक है। तो क्या होगा, समझ में आया कि अगर हमें लॉ ऑफ इनर्शिया कि इनर्शिया से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करना चाहते हैं तो, क्लियर। और अदरवाइज अगर कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है तो आपकी स्टेट चेंज नहीं होगी और इवन डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी, क्लियर। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाती, क्लियर, याद रहेगा। इनर्शिया किसमें ज्यादा होगा बताओ? जिसका इनर्शिया हम मेजर कैसे करेंगे? मास से। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, ठीक है। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। अब रबर बॉल या क्रिकेट बॉल की बात करें, बताओ किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? रबर बॉल या क्रिकेट बॉल? किसका? क्रिकेट बॉल का। क्रिकेट बॉल का मास ज्यादा होता है, ठीक है, लेदर बॉल, ठीक है। नाउ तो इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउ और एग्जांपल, बस में, अगर आप सपोज बस में मूव कर रहे हो, बस सडनली ब्रेक अप्लाई कर रही है तो क्या होगा बताओ? या किसी भी व्हीकल में बताओ क्या होगा? हम अगर बस सडनली ब्रेक अप्लाई कर रही है तो हम किस तरफ गिरते हैं? आगे की तरफ। क्यों? क्योंकि हमारी आधी बॉडी रेस्ट में होती है और नीचे हम आगे की तरफ इसलिए गिरते हैं क्योंकि हमारी बॉडी बस के साथ साथ मोशन में है। अब बस ने सडनली ब्रेक अप्लाई किए तो बस तो रेस्ट पे आ गई, ठीक है। हमारे जो लेग्स बस से टच हो रहे हैं वो भी रेस्ट पे आ गए, बट हमारी जो अपर बॉडी है वो मोशन में ही है। हमारी अपर बॉडी है वो मोशन में ही रहना चाहेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा? हमारी अपर बॉडी तो मोशन कंटिन्यू करेगी, इसलिए हम आगे की तरफ गिरेंगे। पैर हमारे वहीं पर हैं, पैर रेस्ट पे आ गए एकदम से बस के साथ साथ, तो हमारी अपर बॉडी मोशन में चल रही है, इसलिए हम आगे की तरफ गिरेंगे। ऐसे इसका अपोजिट एग्जांपल, अगर बस सडनली स्टार्ट होती है तो हम पीछे की तरफ गिरेंगे। क्यों? क्योंकि अगर बस रुकी हुई है तो हम अभी कहां पर हैं? रेस्ट पर हैं बस के साथ साथ। बस सडनली स्टार्ट हुई तो क्या होगा? बस मोशन में आ गई, हमारे जो लेग्स टच हो रहे हैं बस के साथ वो मोशन में आ गए। हमारी अपर बॉडी किस मोशन में रहेगी? रेस्ट में। हमारी अपर बॉडी रेस्ट पे रहेगी, इसलिए वो पीछे की तरफ गिरेगी, क्योंकि पैर हमारे आगे जा रहे हैं, अपर बॉडी वहीं की वहीं पर है। क्लियर? ये नहीं हुआ कि अपर बॉडी पीछे भाग रही है, अपर बॉडी वहीं की वहीं है, लेग्स आपके आगे जा रहे हैं। क्लियर? आपका जो लोअर पार्ट है इस वे में देखो, ये अभी रेस्ट पोजीशन पर है, तो ये नीचे वाला पोर्शन आगे जा रहा है, तो पीछे ऊपर वाला पोर्शन आपका अपने आप वो पीछे की तरफ जाता हुआ दिखेगा। क्लियर? और मोशन में क्या हो रहा था? दोनों चीज मोशन में चल रही है अभी। अब सडनली ब्रेक्स अप्लाई हुए तो क्या होगा? हमारा लोअर पार्ट रेस्ट पे आ गया, नहीं पीछे जा रहा है, ठीक है, पर अपर बॉडी मोशन में चल रही है, ठीक है। हमारा लोअर पार्ट जैम हो गया पीछे की तरफ, मतलब रेस्ट पे, और अपर पार्ट चल रहा है, इसलिए हम आगे की तरफ गिरेंगे, ठीक है। बट ये सडनली होगा तब ज्यादा आपको फील होगा, अगर नॉर्मली ब्रेक्स अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तब आपको इतना ज्यादा फील नहीं होगा। क्लियर? आगे समझ में? ऐसे ही एक और चीज, ये तो हो गया आपका कि जब रेस्ट और मोशन की बात कर रहे हैं। एक और चीज हमने बात की थी इनर्शिया में कि ना स्ट्रेट लाइन, कि जब आपका ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, क्लियर, तो अगर बस सडनली टर्न ले रही है तो क्या तब भी आप गिरोगे कहीं ना कहीं? अगर बस टर्न ले रही है, सपोज बस इस तरफ टर्न ले रही है, तो आप इस तरफ को गिरोगे ऐसे। क्यों? क्योंकि आप तो सीधा जा रहे हो बेसिकली, देखो, ठीक है, बस इस तरफ जा रही है, बस ने टर्न लिया, आपकी बॉडी स्ट्रेट जाना चाहती है, जिसकी वजह से आप दूसरी साइड बस में गिरते हुए दिखोगे। क्लियर? सडनली कई बार करा भी होगा आपने, कार वगैरह में एकदम से टर्न आता है, ठीक है, तब आपके साथ ये चीजें होती हैं। क्लियर? याद रहेगा। सीट बेल्ट का क्या रोल है? सर अगर गाड़ी सडनली
ब्रेक होती है तो सडनली ब्रेक सप्लाई हो तो सीट बेल्ट का रोल यही है बेटा कि एकदम से क्या होगा, एक्सीडेंट हो या समथिंग, कोई अगर आपको सडनली ब्रेक सप्लाई करने पड़े एक्सीडेंट को रोकने के लिए, तो आपकी सीट बेल्ट क्या करेगी, आपकी बॉडी को आगे ज्यादा मूव होने से रोक लेगी। क्लियर? जिससे आपकी बॉडी या हेड डैशबोर्ड या जो ग्लास होता है विंडो वगैरह पे ना लगे। क्लियर? और इसका इन्वेंशन किसने किया था? वॉल्वो ने किया था इसका इन्वेंशन। वेरी गुड। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपका मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब क्या होता है बताओ? मोमेंटम का सीधा मीनिंग है क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। अब अगर कोई कंटेन्ड इन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, क्लियर? अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सपोज, ठीक है, तो वो कितना फोर्स अप्लाई करेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसके मास के ऊपर और उसकी वेलोसिटी के ऊपर। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर सपोज आपको एक बॉल लग रही है, ठीक है, तो क्या होगा, वो उसके ऊपर इंपैक्ट करेगी। ठीक है, इंपैक्ट मतलब फोर्स अप्लाई करेगी। क्लियर? तो फोर्स अप्लाई करेगी तो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड है कि वो कितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगी? पहली चीज उसके मास के ऊपर और दूसरा उसकी वेलोसिटी के ऊपर। क्लियर? अगर आपको सपोज मैं हैवी बॉल बहुत धीरे से मार रहा हूं तो क्या आपको पेन होगा? होगा? कम होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, बट अगर कोई हल्की बॉल भी बहुत तेजी से आपको हिट कर रही है तो क्या होगा? उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत दर्द होगा। ठीक है, क्लियर? तो आपका जो मोशन है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास और वेलोसिटी। क्लियर? याद रहेगा? सो इसी को हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम। सो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी। और मोमेंटम का मीनिंग भी क्लियर हो गया, जिससे हमें यह पता चलता है कि वो कितना फोर्स अप्लाई करेगा। मोमेंटम सिर्फ मूविंग ऑब्जेक्ट्स का ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो क्या होगा? उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो। मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पी से। ऐसा यूनिट क्या है मोमेंटम की? ऐसे यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्लियर? क्यों है? मास की किलोग्राम है और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, तो इसकी मिला के क्या हो गई? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया? मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर होगी? बताओ। मैम मोमेंटम आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी के ऊपर। तो मोमेंटम आपकी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। जो डायरेक्शन आपकी वेलोसिटी की होगी वही आपकी डायरेक्शन किसकी होगी? मोमेंटम की भी। क्लियर? याद रहेगा? मोमेंटम क्या है आपकी? वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या थी? वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है।